तो यहाँ पे जो पोट्स थे वो उन लोग पोट्स को यूज़ किया करते थे खाना बनाने के लिए, ईटिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए पोट्स को यूज़ किया करते थे, खाना बना लिया करना, उसमें खा लेना या फिर उसे स्टोर करके रख देना, है ना। ये उसको लोटा की तरह या फिर किसी थाली की तरह, मतलब कि नो ट्रेस ऑफ थाली, ऐसा लोटा की तरह तो यूज़ किया लेकिन थाली की तरह यूज़ किया, इसका कोई हमें अवशेष नहीं मिलता है। साउथ इंडिया में जो न्यूलिथिक फेजेस है, हमने वहाँ पर देखा है स्टोन कॉपर फेजेस के अंदर, वहाँ पर जो है अगर वहाँ पर न्यूलिथिक पीरियड के अंदर अगर स्टोन और कॉपर का यूज़ हुआ है तो हमने उसको न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक पीरियड बोला है ना। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ पर चैल्कोलिथिक लोगों ने, है ना, कॉलोनाइजर के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज किया है। यहाँ की जो अर्लियर सेटलमेंट है वो आपको मालवा से, सेंट्रल इंडिया से मिलती हैं, जैसे कि कयात और ईरन आपकी चैल्कोलिथिक पीरियड की सबसे अर्लियर सेटलमेंट के अंदर जानी जाती हैं, जो कि आपको एमपी से मिलती हैं, कयात और ईरन, है ना। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर हमें लेटर सेटलमेंट्स मिलती हैं, उसके बाद हमें वेस्ट बंगाल के अंदर शायद बहुत ज़्यादा इमर्जिंग सेटलमेंट्स नहीं मिलती हैं। जो चैल्कोलिथिक कम्युनिटी थी वहाँ पे जो पहले विलेजेस थे इंडिया के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता था, ठीक है ना, सीरियल्स का ज़्यादा कल्टीवेशन होता था, इसीलिए हम उसे न्यूलिथिक कम्युनिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो सॉरी, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो जो कल्टीवेटेड करते थे बार्ली को, वीट को, लैंटिन को, वेस्टर्न इंडिया में राइस होता था, साउथर्न में, ईस्टर्न इंडिया में राइस होता था। सीरियल फूड जो होता है सप्लीमेंट की तरह काम करता था, ये नॉन वेजिटेरियन फूड को भी यूज़ करते थे। वेस्टर्न इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल फूड था, जैसे कि फ़िश है, राइस है, इसकी इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा थी ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और जो वीट और राइस है वो आपका इधर वेस्टर्न इंडिया में फेमस था, और फिश और राइस आपका ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। बहुत सारे रिमेन्स हमें मिले हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र से, वेस्टर्न एमपी से, साउथ ईस्टर्न राजस्थान से, है ना, कयात से, एरन एमपी से, इनाम गांव वेस्टर्न महाराष्ट्र से, कि फोर्टिफाइड अपने आप को फोर्टिफिकेशन कराते थे। अगर इनाम गांव, कयात और एरन तीनों की बात करें तो यहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है ना। जो चिरांद और पांडु राजा दिबी आपका ईस्टर्न वोड साइड के एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत पुअर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैथोल्स और राउंड हाउसेस का यूज़ किया गया है। बरियल प्रैक्टिस भी हर जगह अलग अलग है, डेड बॉडीज़ को अलग तरीके से दफनाया गया, जैसे महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की का यूज़ किया गया है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में जब उन्होंने दफनाया था बरिड को, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया था, लेकिन वही बरिड से उन्होंने ईस्ट साउदर्न इंडिया के अंदर जब दफनाया तो उन्होंने उनकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ से क्या चेंज कर दी, ईस्ट वेस्ट में चेंज कर दी, ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड थे, तो हमें महाराष्ट्र से बहुत सारे बरियल्स भी मिले हैं और वेस्ट बंगाल से भी हमें मिले हैं। लिमिटेशन ये थी इसकी कि जो जनरल वीकनेस है चैल्कोलिथिक कल्चर की, उसका एविडेंट हमें मिले हैं कि बरियल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मिले हैं चिल्ड्रन के वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर। इसके साथ हमने देखा है कि जो फ्यूल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी है ना, तो उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर हमें बच्चों के बरिड्स बहुत ज़्यादा मिले बच्चों के बरिड्स हमें बहुत ज़्यादा मिले महाराष्ट्र से, तो हमें इससे पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, यानी बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हाई थी। इससे ये आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए हैं कि किस वजह से ऐसा था, कि न्यूट्रिशन की कमी थी, या मेडिकल नॉलेज नहीं थी, या किसी प्रकार का कोई एपिडेमिक आ गया था इस वजह से मृत्यु हो गई, या उन्हें मेडिकल नॉलेज नहीं थी, या फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी फैल गई थी, ठीक है ना, या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हुई थी, ऐसा हमें नहीं पता चला। चैल्कोलिथिक के अंदर सोशल इकोनॉमिक पैटर्न जो था वो बहुत ज़्यादा सेम नहीं था। जो स्टोन कॉपर कल्चर था वो एसेंशियली रूरल बैकग्राउंड का था, ठीक है ना। इस फेज के अंदर जो आपकी कॉपर की सप्लाई होती थी वो बहुत लिमिटेड थी, मेटल कॉपर की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, जो टूल्स बनते थे कॉपर के बनते थे। लोगों को जो है टिन और कॉपर की मिक्सिंग करने की नॉलेज नहीं थी, जो कि आपने आईवीसी के अंदर देखी थी, वो कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज नहीं बना पाते थे। कॉपर और स्टोन को मिक्स करके इस कल्चर को जलाया जा रहा था, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज का यूज़ नहीं किया गया था, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल होता है रेदर देन टू कॉपर एंड स्टोन। उसके बाद आपका जो ब्रॉन्ज था जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेड होता है, जो आपको आपको आईवीसी में देखा था आपने, और क्रेटा, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इन सब लोगों को कॉपर और टिन की नॉलेज थी। ये आपको चढ़ते फेज़ के अंदर नहीं मिलेगा। चढ़ते फेज़ के लोग के जो थे उनके पास में इस प्रकार की नॉलेज नहीं थी कॉपर और टिन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाने की। जो स्टोन कॉपर एज है उसके पास में राइटिंग की जो थी वो नॉलेज नहीं थी, है ना ही उनके पास में सिटीज़ में रहने के लिए नॉलेज थी, जैसे कि ब्रॉन्ज एज में थी। ब्रॉन्ज एज के जो लोग थे उनके पास प्रॉपर अर्बन कल्चर था, उनके पास रहने का तरीका था प्रॉपर अच्छा था, लेकिन उनके पास में जो चढ़ते पीरियड के लोग थे ना तो उनके पास राइटिंग की नॉलेज थी, ना ही उनके पास में किस चीज़ की नॉलेज थी, अर्बन कल्चर की नॉलेज थी। उन्होंने रूरल इंडिया को मोस्टली प्रिवेलेंट किया था, ठीक है। पहली बार इंडस रीजन के अंदर ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपने एलिमेंट्स देखे थे सिविलाइजेशन की, जिसमें राइटिंग भी था, साथ के साथ आपको अर्बन सिविलाइजेशन भी देखने को मिलता है। स्टोन कॉपर एज के जो कल्चर वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है, और कुछ जगह तो ऐसा भी है आईवीसी से बहुत पुराना भी हमें स्टोन एज का कल्चर मिलता है, और आईवीसी के बाद तक भी बहुत टाइम तक हमें स्टोन कल्चर एज को टाइम मिलता है। उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो आईवीसी के कंटेम्प्रेरी भी रह चुका है चलो, तो उसके बावजूद भी उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज़ और अर्बन सिविलाइजेशन का यूज़ नहीं सीखा था, उसकी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट नहीं कर पाए थे।
अगर हम देखें कॉपर एज भारत के अंदर, तो कम से कम 40 होर्स हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमें बहुत सारी अलग अलग जगहों से मिले, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिले हैं, अपर गंगेटिक बेसिन जो है हमारा अपर गंगेटिक बेसिन के अंदर से मिले, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर से मिले हैं। आधे से ज़्यादा हमें गंगा यमुना के दोयाब में कंसनट्रेटेड मिले हैं, ठीक है ना। तो ये कॉपर के जो होर्स हैं, जैसे कि सेल्ट है, हरफूंस है, एंटीना स्वार्ट्स है, एंथ्रोपोमोर्फिक फिगर्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए जो यूज़ होते हैं। जैसे कि इनका ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ फिशिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए या फाइटिंग करने के लिए इनको टूल्स को यूज़ किया जा रहा था, फिशिंग करने, हंटिंग, फाइटिंग के लिए, बल्कि इन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी इन टूल्स को यूज़ किया था। है गुड टेक्नोलॉजिकल स्किल थी, नॉलेज थी इन लोगों के पास में, कॉपर स्मिथ की, है ना, हैंडीवर्क और नोमैडिक पीपल्स नहीं थे ये, है ना, ओनली हंटिंग पर डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करा, ट्रेड को, कॉपर स्मिथ वगैरह को भी प्रमोट किया। अपर गंगेटिक बेसिन के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिनमें हमें ऑकरी कलर पोर्ट्स मिले हैं, कुछ मड स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, जहाँ पे लोग जो कॉपर होर्स को यूज़ करते थे, सेटल लाइफ यूज़ करते थे। जो आपको अर्लीस्ट प्रिमिटिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो आर्टिशंस हैं, वहाँ पे गुड पोर्शन ऑफ दोआब, दोआब के अंदर आपको बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट मिल गए हैं, बहुत सारे आर्टिशंस मिल गए हैं, जो गंगा का दोआब है वहाँ पर। ज़्यादातर जो ऑकरे कलर की पोइट्रीज हैं वो यहाँ पर मिली हैं, वो दोआब के अपर पोर्शन के अंदर, ठीक है ना। जो कॉपर होर्स हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर ही नहीं मिले, बल्कि वो हमें बिहार के प्लेट्यू के अंदर मिले हैं, बिहार के जो नेबरिंग एरिया है वहाँ पर भी मिले हैं बहुत सारे कॉपर के सेट्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद आपको खेतरी से भी मिले हैं, राजस्थान में खेतरी जोन है, वहाँ से आपको ये प्राप्त हुए हैं। और आपका जो पीरियड था ये कवर करता है ऑकरे कलर पॉटरी कल्चर का, कम से कम 2000 BC से 1800 BC का जो आपका कल्चर है, वहाँ पे आपके ऑकरे कलर की जो पॉटरी कल्चर है इसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी समय ऑकरे कलर की जो पॉटरी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्कवर की गई थी, बहुत ज़्यादा बनाई गई थी, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था। कब? 2000 BC से 1800 BC के लगभग। तो आपका जो ऑकरे कलर सेटलमेंट्स थे कॉपर ऑब्जेक्ट्स के, जब वो डिसअपियर होने लगे तो हमने समझ आया कि जो अब चक्रवाती पीरियड है उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। दोआब में आपको इतना ज़्यादा हैबिटेशन भी नहीं दिखेगा 1000 BC के बाद में। हैबिटेशन जो था लोगों का वो ब्लैक एंड रेड वेयर को यूज़ करते थे, ब्लैक एंड रेड पॉटरीज को यूज़ करते थे, अपने हैबिटेशन बहुत कम। जो पुअर लोग होते थे उनका हमें कोई क्लियर डिस्टिंक्ट आइडिया नहीं है कि उन्होंने कल्चरल इक्विपमेंट्स के अंदर किन किन चीज़ों को यूज़ किया होगा। लेकिन आपका जो दोआब अपर गंगेटिक बेसिन की अपर दोआब का जो आपका एरिया है वहाँ पर हमने मेटल एज को देखा कि किस तरीके से मेटल एज शुरू हुई है, कॉपर का यूज़ शुरू हुआ है, ऑकरी कलर पॉटरी के साथ लोगों ने सेटलमेंट को यूज़ किया है ना। कोई और प्लेस ऐसी नहीं है जहाँ पर सेटलमेंट्स जो है कम से कम 1 सेंचुरी BC से ज़्यादा पुराने हों। तो साइज़ के हिसाब से, टेरिटरी के स्प्रेड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये सेटलमेंट जो है इनका एंड हमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कब जा करके ये चक्रवाती पीरियड पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि कॉपर के वैसे यूटेंसिल्स जो है काफ़ी रिलीजियस पॉलिटी माना जाता था, तो काफ़ी लंबे समय तक इनको यूज़ किया था हिंदू रिलीजन के अंदर, ठीक है। तो इसे कॉपर एज भी बोला जाता है। कॉपर होर्स जो पीपल्स उन्होंने अपने हड़प्पन से कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं, तो उन्होंने ऑकरी कलर पॉटरी भी बनाई है ना। लेकिन वो हड़प्पन सिविलाइजेशन वी आर नॉट फार रिमूव फ्रॉम दैट ऑफ हड़प्पन, लेकिन हड़प्पन की तरह वो इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ नहीं था उनके पास में, है ना। इतना ज़्यादा अर्बन कल्चर को उन्होंने प्रमोट नहीं कर पाए थे, है ना। ब्रॉन्ज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए जितना कि हड़प्पन कल्चर ने यूज़ किया था। तो ये आपका चैल्कोलिथिक वाला जो एरा है, कॉपर स्टोन एज या फिर बोला जाए कॉपर एज वाला जो चैप्टर है, ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।